आज की सभा के माननीय अध्यक्ष और हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विष्णु सरवदे जी, मेरे बहुत पुराने मित्र प्रोफेसर गजेंद्र पाठक, प्रोफेसर श्यामराव जी, प्रोफेसर कपिल जी, प्रोफेसर अन्नपूर्णा जी, प्रोफेसर भगवान जी, प्रोफेसर आत्माराम जी, आप सभी प्रिय विद्यार्थी साथियों, मैं बहुत आभारी हूँ हिंदी विभाग का, मानविकी संकाय का और इस विश्वविद्यालय का और विशेषकर अध्यक्ष प्रोफेसर विष्णु सरवदे जी का कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित व्याख्यान माला के लिए यहाँ बुलाया और आपसे मिलने का, आपसे कुछ बातें करने का अवसर दिया। बहुत पहली बार मैं इस विश्वविद्यालय में 1985 के आसपास आया था, तो विजेंद्र जी यहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे, शशि मुदिराज जी भी थे, और उस दौरान या उसके ठीक बाद की किसी यात्रा में मैंने गुंटूर शेषेंद्र शर्मा जी को देखा था और श्रीमती इंदिरा धनराजगिरी जी को भी देखा था और उनकी भव्यता से प्रभावित हुआ। जैसा हमारे साथी आत्माराम जी ने विस्तार से बताया, गुंटूर शेषेंद्र शर्मा जी तेलुगु के बहुत बड़े कवि थे ही, वो बहुत बड़े कलाकार भी थे और कवि सेना जिसका उल्लेख विष्णु जी ने भी किया, उस कवि सेना का निर्माण भी अपने इस अनुदान के माध्यम से और दूसरे तरीकों से शेषेंद्र जी ने किया। जैसे सेना में पैदल सैनिक भी होते हैं, तो उस कवि सेना का एक पैदल सैनिक मैं भी हूँ और उस पैदल सैनिक कुछ रही मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा। पैदल सैनिक के साथ कुछ खुशियां भी होती हैं उसकी और कुछ खतरे भी होते हैं। खुशी ये कि उसको किसी को हुक्म नहीं देना पड़ता, वो सिर्फ हुक्म लेता है। खतरा ये कि सबसे पहले गोली वही खाता है। ये पैदल सैनिक की बात होती है। तो हर कविता में, हर भाषा की कविता में जो कवि होते हैं, और पूरे जीवन में बल्कि कहिए जो कवि होते हैं वो पैदल सैनिक की तरह होते हैं। वो सबसे आगे मोर्चे पर भी होते हैं, सबसे पहले जोखिम भी उठाते हैं, लेकिन पूरी लड़ाई उनके लड़ने पर ही निर्भर करती है। शेषेंद्र जी ने जो अनुदान विश्वविद्यालय को दिया, हिंदी विभाग को, अंग्रेजी और तेलुगु विभागों को, उससे ये व्याख्यान प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ये उनकी स्मृति को नमन है और साथ साथ ये भी दिखलाता है कि एक विश्वविद्यालय को अंततः स्वायत्त भी होना चाहिए, जैसे अमेरिका के विश्वविद्यालय हुआ करते हैं। वहाँ अनुदान बहुत मिलते हैं। हमारे यहाँ भी पहले ये परंपरा ज्यादा थी, वो भवन, जमीन सब कुछ देते थे लोग। ये परंपरा आजादी के बाद कम होती गई और हम ज्यादा सरकार पर निर्भर करते गए। सरकार भी जनता की ही होती है फिर भी। तो ऐसे में ये और भी जरूरी है कि इन अनुदानों के महत्व को रेखांकित किया जाए और नए अनुदान भी आए जिनको एंडोमेंट्स कहा जाता है, ताकि न केवल व्याख्यान, विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनको ज्यादा से ज्यादा
ज्ञान के क्षेत्रों में ले जाया जाए, इसके लिए भी व्यवस्था की जा सके। तो आज मैं गुंटूर शेषेंद्र शर्मा जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा धनराज गिरी को यहीं से अपना प्रणाम निवेदित करते हुए समकालीन हिंदी कविता के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसी भवन में, इसी हॉल में मैं कई साल पहले आया था जब केदारनाथ सिंह पर कार्यक्रम हुआ था। बहुत बड़ा कार्यक्रम था वो भी, और इसी हॉल में हुआ था। यहाँ आकर मुझे केदार जी की भी याद आई। उस समय गरिमा श्रीवास्तव भी यहीं थी, रवि जी भी थे और भी लोग थे। इसी हॉल में हुआ। समकालीन हिंदी कविता के बारे में बात करना मेरे जैसे लोगों के लिए आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए कि आप लगातार उसी वातावरण में रहते हैं, उसी में काम करते हैं और उस पूरे आंदोलन को, उसके होने को आप भीतर से जानते हैं। मुश्किल इसलिए कि जैसे अगर आप रात में सोते समय ये सोचते रहें कि हम कैसे सो रहे हैं तो कभी सो नहीं पाएंगे। ऐसे ही होता है कि आप समकालीन कविता में काम करते हुए समकालीन कविता पर बोले तो मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। लेकिन ये विषय जब दिया विष्णु जी ने तो कुछ हिचक के बाद मैंने हाँ कहा कि शायद निभा जाए। जब हम समकालीन शब्द का व्यवहार करते हैं तो पहला तो यही ख्याल आता है कि समकालीन का मतलब क्या है। क्या वाल्मीकि हमारे समकालीन नहीं है? क्या जयशंकर प्रसाद या मैत्री शरणगुप्त या निराला हमारे समकालीन नहीं है? क्या नजीर अकबर आबादी हमारे समकालीन नहीं है? या कुली कुतुब शाह हमारे समकालीन नहीं है? उनको भी तो हम पढ़ते हैं, तो फिर वो समकालीन तो नहीं हुए? वो तो हुए, हाँ हुए। एक बड़े अर्थ में दुनिया की सारी कविता, चाहे वो किसी काल की हो, वो समकालीन ही होती। जब तक उसको एक पाठक भी मिला रहता है, जब तक उसको एक व्यक्ति भी कहीं न कहीं पढ़ता है, गुनगुनाता है या सुनता है, तो वो कविता समकालीन है, वो साहित्य समकालीन है। लेकिन यहाँ समकालीन का एक खास अर्थ मैं ले रहा हूँ, उसी अर्थ में मैं बात करूंगा। समकालीन से यहाँ मेरा मतलब है उससे जो अभी लिखा जा रहा है और जो अभी के जीवन के बारे में लिखा जा रहा है। अब जैसे दुनिया में इतने बड़े बड़े कवि हुए, तो हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में बहुत बड़े बड़े कवि हुए, तो वो तो है ही। लेकिन हमारा काम केवल उनसे नहीं चलेगा। आज का जो हमारा जीवन है, जो सुख दुख है, जन्म मरण सब कुछ है, संघर्ष है, उसके बारे में भी तो कोई लिखेगा। जैसे उन्होंने अपने समय के बारे में लिखा, कालिदास ने अपने समय के बारे में लिखा, कबीर ने अपने समय के बारे में लिखा, रैदास ने अपने समय के बारे में लिखा। वैसे ही तो कोई आज के समय के बारे में भी लिखेगा। तो जो आज के समय के बारे में, आज की भाषा में लिखेगा, मैं उसको यहाँ समकालीन मान रहा हूँ और मैं उसी के बारे में बात करूँगा। समकालीन हिंदी कविता को अगर हम देखें, पहले कुछ मोटा मोटी कुछ बातें, तो अभी यहाँ 5 पीढ़ियां कम से कम सक्रिय है। ये बहुत बड़ा पाठ हुआ हिंदी का। एक तरफ तो विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, ऋतुराज जैसे लोग हैं, ये सब 85 के ऊपर, 85 साल के ऊपर। आप मानिए कि ये पहली पीढ़ी हुई
उसके बाद जो लोग आते हैं जैसे राजेश जोशी, उदय प्रकाश, असद जैदी और दूसरे लोग, विश्वनाथ, उनके साथ के लोग, ये दूसरी पीढ़ी आप मान लीजिए। तीसरी पीढ़ी जैसे कुमार अंबुज, देव प्रसाद मिश्र, बद्री नारायण, एकांत श्रीवास्तव, तो ये तीसरी पीढ़ी हुई। और ये 10-10 साल का फर्क भी अगर हम माने, 10-15 साल का, तो ये पीढ़ियां बनती जाती हैं। तो तीसरी पीढ़ी हुई। फिर चौथी पीढ़ी प्रेमशंकर शुक्ल, हरि मृदुल, प्रेम रंजन, अनिमेश, अष्टभुजा, ये सब चौथी पीढ़ी में आते हैं। और पांचवी पीढ़ी जो बिल्कुल नई पीढ़ी है, जो आप लोगों की उम्र के कवि जिसमें है, जैसे अंचित है, बालमुकुंद है, विहार वैभव है, अनुज लुगुन है, ये सारे लोग, 5 पीढ़ियां इस भाषा में एक साथ कविता में सक्रिय हैं। तो क्या ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और वो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। उन सबको मिलाकर समकालीन हिंदी कविता बनती है। केदार जी का मैंने शुरू में जिक्र किया, वो भी अभी तक थे हमारे बीच, लेकिन अभी मैं उनकी स्मृति भी है, उनकी छाप भी है, उनका प्रभाव भी है, फिर भी अभी मैं केवल उनके बारे में बात करूंगा जो अभी लिख रहे हैं, जो अभी सक्रिय है। तो ये 5 पीढ़ियां हैं। अब इन 5 पीढ़ियों की अलग अलग पहचान है, अलग अलग उनके चेहरे मोहरे हैं, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग मुहावरे हैं, अलग अलग शिल्प भी है। फिर भी कुछ चीजें हैं जो सब में है, उसका रामायण। अगर दूसरी बात यह है कि हिंदी कविता में, और हिंदी कविता ही नहीं बल्कि भारतीय कविता में पिछले 20-25 वर्षों में कुछ बड़ी बातें हुई हैं, कुछ नई घटनाएं घटी। इसमें पहला तो यह है कि बहुत बड़ी संख्या में आज हिंदी में स्त्री कवि सक्रिय है। इतनी बड़ी संख्या में कभी ही हिंदी में स्त्री कवि नहीं थी। मैं जानबूझ के कवयित्री नहीं कह रहा हूं, कवि कवि होता है, वो पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी संख्या में कभी स्त्री कवि थी नहीं। भक्ति काल में सर्वाधिक थे, चाहे वो मीराबाई हो, सरजूबाई हो, बनीठनी जी हो और दूसरी भी हो, या दूसरी भाषाओं में भी दत्त हो, अस्त महादेवी हो, वो सब थी। लेकिन भक्ति काल के बाद इतनी बड़ी तादाद में कभी भी स्त्री कवि न केवल हिंदी में, इस देश की किसी भाषा में नहीं थी। शमशेर बहादुर सिंह ने, जो हिंदी के बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने अपनी किताब दुआब में एक लेख लिखा है, उर्दू के स्त्री कवियों का। बहुत अच्छा लेख है। उसमें उन्होंने गिनाया है कि 1857 की क्रांति के बाद और सन 1900, 1857 और सन 1900 के बीच में उर्दू में कम से कम 150 कवि थी, स्त्री कवि। और ये किसी भी भाषा में इतने कवि नहीं हुए, ये भी लिखा उन्होंने। इसमें कुछ तो यही इसी शहर की थी, हैदराबाद की, और उनके दीवान भी निकले। लेकिन हिंदी में ये पहली बार हुआ कि आज, अब मैं गिनती तो ठीक नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम 200 से ऊपर संग्रह एक एक कवि के तो मेरे ही देखने में आए। तो 200 से ऊपर स्त्री कवि सक्रिय हैं। ये बहुत बड़ी घटना। कैसे हुई इस पर हम नहीं जाएंगे। जो काम उन्होंने किया हम उस पर आएंगे, या जो काम वो कर रहे हैं। दूसरी बड़ी घटना
इसी के साथ साथ ही करीब करीब वो है दलित कवियों का उभार। केदारनाथ सिंह ने अपनी किताब कब्रिस्तान में पंचायत में लेख लिखा है तेलुगु की दलित कविता का, जिसमें उन्होंने कवि जोशुआ का जिक्र किया और बहुत से उदाहरण दिए हैं कविता। वो हिंदी में पहला प्रामाणिक लेख तेलुगु की दलित कविता का है। बहुत से लोग मानते हैं कि जो दलित कविता की शुरुआत होती है, जो बाद में मराठी में बहुत विकसित हुई और बहुत बड़े आंदोलन का रूप जिसके लिए, उसकी शुरुआत वास्तव में तेलुगु से होती है और जोशुआ उसके नायक हैं। उसमें एक कविता वो उद्धृत करते हैं और वो एक स्त्री कवि की है जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ। वो कविता है कांटों की झाड़ी, उसमें चिड़िया फंस गई। वो चिड़िया कहती है इसमें रहने में भी कांटे मुझी को गए और मैं निकलने की कोशिश करती हूँ तब भी कांटे मुझी को गए। एक अद्भुत कविता है और उस समूची पीड़ा को उस पूरे समुदाय, दलित समुदाय की, जिसमें स्त्री समुदाय भी शामिल है, तो स्त्री कवि है केदार जी ने लिखा है कि ये छोटी सी कविता है। फिर दूसरी बड़ी घटना ये हुई कि तेलुगु और फिर मराठी से चलकर, मराठी में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आप जानते हैं, नारायण सिंह, नामदेव दसाल, ये सब आए, बहुत बड़े कवि आए और वो आंदोलन अभी तक चल ही रहा है एक तरह से। वहां से ये हिंदी में भी आए और हिंदी में आप देखिए कि आज कम से कम 50 से ज्यादा संग्रह दलित कवियों आए हैं। बहुत बड़ी बात, ये दूसरी घटना है। फिर आप ध्यान दीजिए तो भक्ति काल में कुछ कवि हुए, जैसे रैदास हुए, सेना हुए। तो ये 2-4 कवियों को छोड़ दें तो ज्यादा कवि भक्ति काल में भी नहीं थे दलित समुदाय से। और उसके बाद थोड़ा 20वीं शताब्दी में आते हैं तो एक कविता हम लोगों को मिलती है जो सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित की थी, जिसे हीरा डोम ने लिखा। ये कविता वास्तव में भोजपुरी में है, लंबी कविता है पूरी, लेकिन बहुत मार्मिक कविता है और वो बिल्कुल खड़ी बोली में नहीं है, वो भोजपुरी में है। लेकिन हीरा डोम कौन थे ये अभी तक पक्का नहीं हो पाया, बस वो कविता एक मिलती है। फिर अभी आकर के इतनी बड़ी संख्या में दलित कवि मिलते हैं और बहुत ही ऊंचे दर्जे के कवि, और निरंतर विकासमान, उनमें जो बिल्कुल नए कवि हैं जैसे पराग पावक और ले लीजिए, बिहार लगों को ले लीजिए, तो ये आगे जाने वाली कविता है। ये दूसरी बहुत बड़ी घटना हुई। तीसरी बड़ी घटना हुई जो और भी आश्चर्यजनक, संपूर्ण हिंदी कविता परंपरा में एक भी आदिवासी कवि नहीं था या नहीं थी। पहली बार पिछले 20-25 वर्षों में आज बेहद तेजस्वी आदिवासी कवि और स्त्री कवि हमारे बीच आए। चकित रह जाना पड़ता है। उनकी कविता में जो ऊष्मा है, जो उज्ज्वलता है, जो दुख भी है और जीवन का समारोह भी है, ये इसके पहले हिंदी कविता में इस तरह से आया नहीं था। तो निर्मला पुतुल, अनुज लुगन, पार्वती तिर्की, जसिंता केरकेट्टा, महादेव टोप्पो, सब अद्भुत कवि, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलखान सिंह। अब मलखान सिंह जो दलित कवि है, मलखान सिंह की एक छोटी सी कविता में स्मृति से उद्धृत करता हूँ। मलखान सिंह कहते हैं कि मेरी माँ पखाना कमाती थी। एक मुहावरा है कमाना,
जो चलता था, जो अपना लोग है। मेरा बाप खेत में काम करता था और मैं जो जूठन था वो बटोरता था। अब मेरी पत्नी कुछ घरों में लैट्रिन साफ करने जाती है, मेरा बेटा अब स्कूल में जाता है और मैं कविता लिखता हूँ। ये परिवर्तन हुआ भी, परिवर्तन पूरा नहीं भी हुआ। मनखान सिंह ने बहुत विदग्धता के साथ और पीड़ा के साथ, लेकिन एक आत्मविश्वास के साथ इसको रखा। ऐसे ही इन सभी ईश्वरा सिंह चैन, प्रकाश वाल्मीकि, इन सब ने विहार वैभव, इन सब ने बहुत अद्भुत कविताएं लिखी। अभी मैंने हाल ही में पावन की एक कविता सुनी उन्हीं के मुख से, वो बेरोजगारी के बारे में, और इतनी मार्मिक कविता, वेधक कविता मैंने बेरोजगारी को लेकर इससे पहले नहीं सुनी या पढ़ी। तो ये तीसरी बात यह हुई कि आदिवासी कवि हमारे बीच आए जो पहले थे ही नहीं बल्कि अभी तीनों घटनाएं लगभग एक साथ होती है, थोड़े थोड़े अंतराल पर। ऐसा क्यों होता है? हमारे समाज में कौन से वो परिवर्तन हुए जिसने इन स्वरों को जन्म दिया और कविता के नए स्वरों को जन्म दिया? हिंदी कविता जितनी समृद्ध है उसका एक कारण ये भी है। ये तीन घटनाएं जो घटी, इसमें आप एक दो और जोड़ लीजिए, और वो है जो समलैंगिक या उभयलिंगी समाज है या त्रिलिंगी समाज है, उससे भी कवि आए। एक तो हमारे शहर की है पटना की, जहाँ से मैं आता हूँ, रेशमा बहुत अच्छा लिखती है और उनकी कविताओं में कुछ अलग ढंग का स्वर है, उनकी भाषा भी अलग है। तो आप अगर वो भी जोड़ लीजिए तो आप पाएंगे कि विभिन्न समुदायों से, विभिन्न क्षेत्रों से ये कवि आए। इनके आने का क्या मतलब, इससे हुआ क्या? देखिए, होता यह है कि एक कवि जब लिखता है तो लिखता तो वो खुद है, लेकिन वो खुद अपने बारे में नहीं लिखता, तो वो सबके बारे में लिखता। उसका अगर वो बड़ा कवि है तो उसका जो लिखा हुआ है वो होता है सबके बारे में। जैसे अमेरिकी कवि वॉल्ट विटमन की बहुत मशहूर पंक्ति है, आई सिंग एंड डांस, मैं संवेद गाता हूँ, सारे स्वर मेरे स्वर में शामिल होते हैं। ये तो होता है। जैसे कबीर अकेले नहीं गाते, तुलसी अकेले नहीं गाते, सबके साथ गाते हैं या सब उनके स्वर में गाते हैं। इसके बावजूद जो खास अनुभव किसी व्यक्ति के होते हैं वो केवल उसी व्यक्ति के होते हैं। जैसे नीलेश रघुवंशी, स्त्री कवि, भोपाल में रहती है। उन्होंने एक लंबी कविता लिखी माँ बनने पर, माँ के अनुभव पर, माँ बच्चे के प्रेम पर। पहले भी हिंदी में बहुत अच्छी कविताएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह काम किया, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन पहली बार किसी स्त्री ने स्वयं ये कविता लिखी कि कैसे पूरे 9 महीने का जीवन उसने दिखाया और उसके एक एक अनुभव को उसने दर्ज किया। नीलेश, मैं चकित रह गया। बहुत सूक्ष्मता से और बिना किसी हिचक के नीलेश रघुवंशी ने लिखा। अब अनामिका को लीजिए, आप सब जानते हैं इन लोगों के बारे में। अनामिका ने अपने परिवार के, जैसे बुआ, मौसी, इन लोगों को लेकर कविताएं लिखी और खुद अपने स्त्री होने को लेकर कविताएं लिखी। बड़ी बात। ऐसे ही सविता सिंह ने भी किया और अधिकांश स्त्री कवियों ने अपने निजी जीवन के बारे में भी लिखा।
हालांकि एक शिकायत मुझको उनसे होती है कि आपने घरेलू हिंसा के बारे में कम लिखा, जो सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा खत्म नहीं हुई है इसके बावजूद। तो वो कहती हैं कि हाँ ये अभी आएगा। वैसे आप दलित कवियों को देखिए, जो उनके अनुभव है, अब उसमें एक विस्तार हुआ है। जो मराठी के भी दलित कवि बाद में आए, वो केवल अपने पारिवारिक या कौटुंबिक अनुभव के बारे में नहीं लिखते। अब उनके जो अनुभव है वो सबके अनुभव है। जैसे वो मल्लिका अमर शेख, दया पवार की बेटी प्रज्ञा, हाँ प्रज्ञा लोखंडे, हाँ प्रज्ञा, तो वहाँ पूरा जीवन बोलता है, वो सबका दुख है और सबका संघर्ष है। वैसे हिंदी में भी हो रहा है। जैसे शिवराज सिंह बेचैन, उनकी कविताओं को आप पढ़ें, बिहार की कविताओं को पढ़ें, तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा परिवर्तन। मलखान सिंह को पढ़ें, सूरज पाल चौहान को पढ़ें, तो ये फर्क लगता है कि ये उनका जो जीवन है ये अब तक नहीं आया था हिंदी को लिखा, लेकिन साथ साथ उनका वो जीवन भी आ रहा है जो हम सबका जीवन है। इस तरह उसका विस्तार भी हो रहा है दलित कविता का। आदिवासी कविता के साथ एक दूसरी बात है, वो ये है कि सबसे ज्यादा जीवन का उत्सव मनाने वाली कविता आदिवासी कविता है। अब एक फूल खिलता है आकाश का, महुआ टपकता है रात में चांदनी में, एक पक्षी अचानक चीत्कार उठता है रात में, ये सब इन कवियों की कविताओं में आता है। और साथ साथ जो नृत्य होता है सरहुल का, या जो स्त्रियों का, पुरुषों का जो नृत्य है, आप देखिए कि हिंदी में नृत्य को लेकर बहुत कम कविता है। एक पंत जी की कविता याद आती है, ऐसी ही कुछ कविताएं हैं। इन आदिवासी कवियों ने नृत्य को लेकर भी अद्भुत कविताएं लिखी हैं। अभी हाल ही में पार्वती तिर्की और जसिंता करकेटका की कविता मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये तीन घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने एक समकालीन हिंदी कविता की चौहद्दी को बहुत बड़ा बना दिया। ये तो कुछ वो बातें हुई जो समकालीन हिंदी कविता के भूगोल से संबंधित है। अब बाकी ये कविता किस बारे में है वास्तव में? दुनिया की सारी कविता अंततः मनुष्य के बारे में, मनुष्य के भावों, मनोभावों, उसके सुख दुख, इसके बारे में, एक दूसरे के साथ संबंध के बारे में, फिर मनुष्य के बाहर जो कुछ है, जिसे संपूर्ण प्रकृति ब्रह्मांड है, उसके साथ संबंध को लेकर सारी कविता इसी के बारे में। दुनिया की हर भाषा में शुरू से हुई, लेकिन केंद्र में मनुष्य होता है। इसीलिए महाभारतकार ने कहा था, न मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और वो बांग्ला कवि चंडीदास ने भी कहा, शबरे ऊपर मानुष्य सत्य, ताहिरे ऊपर नाय, उसके ऊपर कुछ भी नहीं, मनुष्य का सत्य और मनुष्य का जीवन। लेकिन ये हर काल में अलग अलग ढंग से देखा गया, हर काल में मनुष्य का जीवन भी अलग अलग रहा। अब अगर आप महाभारत को देखें तो लगातार हिंसा, जब महाभारत के बिल्कुल आखिर में हम पहुंचते हैं तो एक प्रसंग ये आता है कि रात का युद्ध अब समाप्त हो गया और चारों तरफ कंदन है। एक प्रसंग ये आता है कि रात है, अंधेरी रात, और एक नाला है जिसको ये पांडव पार कर रहे हैं, और उनको लगता है कि पत्थर के ढोके हैं
इन पर पैर रख के हम पार कर जाएंगे। जब भी उस पर पैर रखते हैं तब लगता है कि ये तो हमारे ही वंश के लोगों के और बच्चों के कटे हुए से भयानक, इतना रौद्र वर्णन ये महाभारत का है। वैसे ही आप ओडिसी इलियड को पढ़ें जो होमर का है, वो लगातार हिंसा है, लगातार मारकाट, और एक तो बहुत ही लोमहर्षक वर्णन है, सिर्फ एक वर्णन मैं देता हूँ। वो गर्दन काटी गई है तलवार से, और वो पूरा सिर बस चमड़ी पर झूल रहा है, जरा सा ये ऐसा विद्रूप। तो वो भी एक काल था। बाद में जो कवि आए उन्होंने भी अपने अपने ढंग से जीवन का चित्रण किया, मनुष्य के जीवन का, मनुष्य के भावों का। कालिदास ने भी किया, गालिब और मीर ने भी किया। अभी का जो जीवन है और अभी की जो समकालीन हिंदी कविता है, उसमें सबसे प्रमुख विषय क्या है? उसमें भी सबसे प्रमुख विषय हिंसा। अभी भी हमारे पूरे समाज में सबसे ज्यादा हिंसा है। तो हिंसा का अर्थ क्या है? हिंसा सिर्फ यही नहीं है कि कोई किसी को मार देता है। हिंसा के बहुत फलक हैं, बहुत आयाम हैं। जैसे आप वाल्मीकि रामायण को ही लें, जो राम का निष्कासन, ये भी हिंसा, सीता का अपहरण, ये भी हिंसा है, दशरथ द्वारा राम को त्याग दिया जाना, ये भी हिंसा है, कैकेयी द्वारा वर मांगना, ये भी हिंसा है, बाली सुग्रीव का प्रसंग वो पूरा हिंसा ही है, शूद्र का प्रसंग वो पूरा हिंसा ही है। तो ये सारा का सारा सीता का फिर निष्कासन और उनका पृथ्वी में समा जाना भी हिंसा है। सब कुछ तो हिंसा है। तो पूरी हिंसा के विरोध में जो क्रौंच के वध से शुरू होती है, वाल्मीकि ने अपने समाज में जो भी हिंसा हो सकती थी, ये तो मैंने थोड़ा सा कहा, वो पग पग पर हिंसा है, उसको वर्णित किया। अभी की कविता ने भी हिंसा को सबसे ज्यादा व्याख्या। ये बहुत ही हिंसक समय है। ये हिंसा कैसे है, कितने तरह से है और कैसे कैसे हिंदी कविता ने किया उसको। ये तो है ही कि कोई कभी भी मारा जा सकता है। जितनी जातीय सांप्रदायिक हिंसा इस बीच में हुई है उतनी कम हुई पिछले 100 वर्षों में। हिंदी कविता ने उसको दर्ज किया, बिल्कुल सामने जाकर दर्ज किया। और क्या ये हिंसा नहीं है कि मुट्ठी भर लोगों के पास सारी संपदा हो? सिर्फ 21 लोगों के पास इस देश की 70% संपदा है। ये भी तो हिंसा है। बेरोजगारी, ये भी तो हिंसा है। किसी को अपराध, किसी को कुछ भी नहीं, ये भी तो हिंसा है। समकालीन हिंदी कविता ने हिंसा के इन सब सारे प्रकारों को अपने अपने ढंग से व्यक्त किया और इतने चित्र समकालीन जीवन के लिए पिछले 25-30 वर्षों में, या थोड़ा बढ़ा के कहिए, क्योंकि मैं विनोद कुमार शुक्ल और ऋतुराज और अशोक वाजपेयी से शुरू कर रहा हूँ, तो पिछले 50 वर्षों में जो दिए वो अभूतपूर्व। कितने प्रसंग समकालीन जीवन के कभी पिछले 200 वर्षों की कविता में नहीं आए। एक तो हिंसा है, दूसरे इसने छोटे छोटे प्रसंगों को लिया जीवन, जिसमें कुछ किसी से भी परहेज नहीं किया, किसी को छोड़ा नहीं। जैसे राजेश जोशी की एक कविता है, एक बहुत महंगी कार है और वो पीछे घुमाई जा रही है। संयोग से गरीब बच्चा पीछे खड़ा है और वो कार का मालिक जो है गाड़ी को पीछे करते हुए अब उसको, उस बच्चे को डराने में मजा आ रहा है और वो बच्चा पीछे घिसकता जा रहा है
कभी बाएं कभी दाएं कभी पीछे, और वो गाड़ी वाला उससे खेल कर रहा है। तो एक आदमी अपनी जान बचाने पर लगा है और दूसरे को मजा आ रहा है इसमें। ये तो हिंसा का एक प्रकार है। लेकिन राजेश जोशी की ये दूसरी कविता है तो जीवन के एक अलग प्रसंग के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि मैं, अच्छा कविता में मैं का केवल मैं मतलब कवि नहीं समझना चाहिए, मैं मतलब कोई भी व्यक्ति। वो कहते हैं कि मैं होटल में कमरे में हूँ और अचानक रात में मेरी पीठ खुजलाने लगती है, और वो ऐसी जगह खुजला रही है जहां मेरे हाथ नहीं पहुंचते, और तब लगता है कि अगर आज मैं घर पर होता अभी तो मेरी पत्नी आके मेरी पीठ खुजलाती। बहुत ही मामूली बात है, इसमें क्या है, लेकिन दाम्पत्य का कितना सुंदर वर्णन है कि आपका काम नहीं चल सकता, ये दोनों मिल करके ये गृहस्थी चलती है, घर चलता है, यहाँ तक कि आपकी पीठ भी नहीं चलती। तो ऐसे ही बहुत असद जैदी की एक अद्भुत कविता है बहने, शुरू की कविता। बहनों पर इतनी मार्मिक कविता हिंदी में कभी लिखी नहीं। इधर प्रकाश ने भी लिखा बहनों को। फिर बद्री नारायण की कुछ कविताओं को लीजिए आप, जिनमें प्रेम पत्र जैसी उनकी प्रसिद्ध कविता भी शामिल है। लेकिन एक दूसरी कविता का मैं जिक्र करता हूँ, जिसको वो कहते हैं कि माँ कहती है, बहुत छोटी सी कविता है कि अच्छा हुआ कि तू सूरज नहीं हुआ। अपने बेटे को कहती है, बच्चे को, अच्छा हुआ तू चंदा नहीं हुआ, अच्छा हुआ तू तारा नहीं हुआ, नहीं तो तू बहुत दूर चला जाता, अच्छा हुआ तू बद्री नारायण हुआ, मेरे पास तो है। ये बहुत ही छोटी, कितनी छोटी सी बात है, लेकिन प्रेम का वर्णन है। वैसे ही कुमार अंबुज ने जो कुछ कविताएं लिखी, होम्योपैथिक गोलियों पर लिखी। अब ये ब्यौरे, बहुत ज्यादा ब्यौरे इधर की कविता में आते हैं। एक विशेष लक्षण इधर की कविता का ये भी है कि बहुत छोटे छोटे ब्यौरे आते हैं, डिटेल्स जिसको कहते हैं। ब्यौरों के बारे में कहा जाता है, पश्चिम में कहावत है कि गॉड ड्वेल्स इन डिटेल्स। ईश्वर जो है वो विवरणों में, ब्यौरों में निवास करता है, और इन विवरणों की, इन ब्यौरों की खोज बहुत जरूरी होती है। हर कवि अंततः अपने ब्यौरों से जाना जाता है। कितने ब्यौरे, नए नए निरीक्षण उसने जीवन के किए। जैसे देखिए आप, वाल्मीकि इतने बड़े कवि तो ऐसे ही नहीं है। अब यहाँ मैं आया तो यहाँ ठंड है। वाल्मीकि लिखते हैं, शरत आ गया, तो शरत आ गया ये मैं भी कह दूंगा कि शरत आ गया, लेकिन एक बड़ा कवि कैसे कहेगा। वाल्मीकि कहते हैं कि हाथियों का एक झुंड, उसको प्यास लगी है और वो तालाब के पास जाता है तेजी से, और जो पहला हाथी है वो अपनी सूंड पानी में डालता है और सिकोड़ लेता है, पानी ठंडा हो गया, शरद आ गई, और वो आगे बढ़ जाते हैं। बस एक विवरण काफी, एक ब्यौरा काफी। बड़ा कोई ऐसे ही करता है। समकालीन हिंदी कविता ने इतने ब्यौरे दिए हैं, इतने विवरण दिए हैं कि चकित हो जाना पड़ता है। तो ये उसके बाद के जो कवि हैं, जैसे मान लीजिए प्रेमचंद रमेश की एक कविता है, तो वो अचानक वो जा रहे हैं, मैंने कवि लिखता है कि मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी से जा रहा था कि अचानक एक चिड़िया सामने से आई, और वो लगातार सोचता है कि पता नहीं वो चिड़िया गाड़ी के नीचे आई या निकल गई। ऐसा अक्सर होता है जब आप यात्रा करते हैं और आप सोचते रहते हैं। ये बहुत मामूली ब्यौरा है, बहुत मामूली विवरण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विवरण है। ऐसे दूसरे कवियों ने भी किया, सब ने ये किया कि दूसरी खूबी है, बहुत सारे विवरण, ब्यौरे समकालीन हिंदी कविता में आते हैं।
अगली बात इसमें यह है कि इसमें बिंब बहुत आए, नए नए बिंब और नई नई उपमा। संस्कृत में वास्तव में जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें बिंब शब्द नहीं आता, ऐसा केदार जी ने मुझको कहा और बाद में मैंने पाया कि जो उन्होंने कहा उनको मानना चाहिए। यहाँ उपमा शब्द आता है। उपमा का अर्थ है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ मिला के देखना। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रिय शब्द है इमेज, जो हिंदी में बिंब के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यवहार में लाया। तो ये बिंब बहुत ही सुंदर शब्द है और ये उपमा से कुछ ज्यादा बोलता है, इसमें सब कुछ है। तो ये बिंब जो आया समकालीन हिंदी कविता में, नए नए बिंब आने लगे। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, अगर धूमिल जीवित होते तो अभी वो होते हमारे बीच 85-90 के होते, वो भी 85 साल के होते। मैं उन्हीं की कविता से एकदम सिर्फ रख रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि अभी भी मेरी समझ से पिछले 50-60 वर्ष की हिंदी कविता का सर्वाधिक बोलने वाला बिंब यही है। वो बिंब इस प्रकार है, एक मादा भेड़िया एक तरफ तो अपने छौने को दूध पिला रही है और दूसरी तरफ एक मेमने का सिर चबा रही है। आप इस बिंब को देखिए, एक मादा भेड़िया है, वो एक तरफ तो अपने छौने को, जो उसका बच्चा है, उसको दूध पिला रही है और दूसरी तरफ एक मेमने का सर चबा रही है। क्या अर्थ है इसका? क्या इस संपूर्ण व्यवस्था पर लागू नहीं होता? जो इस व्यवस्था के लोग हैं उनको दूध मिलता है, और जो इस व्यवस्था के बाहर हैं, जो कमजोर हैं, जो वंचित हैं, जो दमित और दलित हैं, जो हर तरह से कमजोर हैं, उनका सच चबाया जाए। तो महान बिंब है और ये अपनी तीव्रता में, अपनी संपूर्णता और स्वायत्तता में कालिदास के समकक्ष है। तो ऐसे बिंब समकालीन हिंदी कविता में आपको बहुत से मिलेंगे। हो सकता है वो इतने तीव्र न हो, लेकिन इसी तरह बहुत बिंब मिलेंगे। एक ये तीसरी बात। चौथी बात समकालीन हिंदी कविता के साथ ये हुई कि अधिकांश ये कविता व्यवस्था विरोधी है। ये राजनीतिक कविता है और ये हर तरह की सत्ता का विरोध करती है। अब ये सत्ता क्या है? ये सत्ता केवल सरकार नहीं है, वो एक राजनीतिक बात है। अर्थ की सत्ता है, जाति की सत्ता है, धर्म की सत्ता है, परिवार में पुरुष की सत्ता है, पितृ सत्ता है, तरह की सत्ताएं हैं। ये कविता हर तरह की सत्ता का विरोध करती है और अलग अलग तरह से इसने निरंतर इस सत्ता का विरोध किया। हिंसा का, हर तरह की हिंसा का, चाहे वो जातीय हो, सांप्रदायिक हो, वित्तीय हो, पारिवारिक हो, हर तरह की हिंसा और सत्ता। तो ये अपने स्वभाव में ही प्रतिरोध की कविता है। अब प्रतिरोध की कविता का क्या अर्थ? पोलिश कवि चेस्लाव मिलोश कहते हैं कि एक बंद कमरे में जहां सब षड्यंत्र पूर्वक चुप बैठे हो, वहां सच का एक शब्द भी पिस्तौल दगने जैसी आवाज करता है। सच बोलने का अर्थ है प्रतिरोध। इस समकालीन हिंदी कविता और समकालीन भारतीय कविता, तेलुगु कविता हो, मराठी कविता हो, मलयालम कविता हो, बांग्ला कविता हो, पंजाबी कविता हो, सब ने सच बोलने का काम। सच बोलना बहुत कठिन है। अब वो बच्चा ही था जो कह सकता था कि राजा लूंगा,
कोई नहीं बोला, सिर्फ एक बच्चा बोला, क्योंकि उसको कोई डर, उसको कुछ पता ही नहीं था कि डर क्या होता है। तो निर्भीक होना, साहसी होना, इसके बिना कविता संभव नहीं है। समकालीन कविता का एक लक्षण ये भी है, तो प्रतिरोध की कविता है, सत्ता के, हर तरह की सत्ता के विरोध की कविता, लेकिन जीवन के पक्ष की कविता, ये और भी बात, खास बात। लेकिन आप कह सकते हैं कि सबसे क्या, कविता तो कोई पढ़ता नहीं। कितने लोग कविता पढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग कालिदास को पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो, जिनके यहाँ ऐसे ही रामचरितमानस या महाभारत तो कोई रखता नहीं है। महाभारत के बारे में एक कथा है कि अगर घर में रखोगे तो लगातार झगड़ा होता है, और अगर रख ही लेते हो तो सभी खंडों को एक साथ मत रखो, अलग अलग रखो। वैसे मैं अपने घर में सबको एक साथ रखे हुए हूं और झगड़े का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक। अब सोचिए, जो महाभारत के बारे में ऐसी धारणा है लोगों की, तो समकालीन हिंदी कविता कौन पढ़े। लेकिन समकालीन हिंदी कविता या कोई भी कविता, पूरी दुनिया में कविता कम लोग पढ़ते हैं। अभी का समय पूरी दुनिया में खास तौर से फिक्शन का है, उपन्यास का। आप देखिए चारों तरफ उपन्यास के कितने अनुवाद होते हैं, कितने पुरस्कार मिलते हैं उनको, खूब पैसे वाले। अब ये पैसे वालों के पुरस्कार का क्या मतलब? क्या साहित्य की गुणवत्ता पैसे से नापी जाएगी? क्या वो साहित्य और वो साहित्यकार बड़ा है जिसको ज्यादा पैसा मिलता है? टॉल्स्टॉय को तो कुछ नहीं मिला। तो बहुत बहुत बड़े जमींदार थे, काउंट थे, उनका पैसा सब खत्म होता गया, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला क्योंकि वो धर्म के विरोध में बोलते थे। तो क्या वो उनसे बड़ा तो कोई उपन्यासकार हुआ नहीं? उनसे बड़ा लेखक तो बस उन्हीं के समकक्ष शेक्सपियर है। तो क्या हुआ? तुलसीदास और कबीर तो राज दरबार में नहीं गए, कोई तरह से जिंदगी गुजरती रही, मांग के खाई वो बसी तो मैं सोई हो, यह हालत थी तुलसीदास। तो क्या हुआ? अभी आप देखेंगे फिक्शन को इतना ग्लैमराइज किया है, उसको ग्लैमर की चीज बनाया जा रहा है। ग्लैमर हमेशा खराब चीज होती है, चाहे वो पुरस्कार के जरिए आवे, सम्मान के जरिए आवे, पैसे के जरिए आवे, पद के जरिए आवे, किसी भी तरह से वो आवे, वो खराब। तो समकालीन हिंदी कविता जाहिर है कि ये उन लोगों की कविता है जिनके पास कुछ है, भाव उन्हीं का सबका है, जो थे अभाव में। त्रिलोचन की पंक्ति, ये अभावग्रस्त लोगों के जीवन की कविता। तो इस कविता ने क्यों लिखी जा रही है फिर ये कविता? हर बार नए लोग कहां से आ जाते हैं, लगता है कि कोई नहीं लिखेगा, लेकिन हर बार एक नई पीढ़ी आती है, बहुत तेजस्वी आती है, सब कुछ छोड़ के आती है। कैसे आ जाती है? कभी जेगलिव हेरबेते, संभवतः हंगरी के हैं या हंगरी के, उन्होंने लिखा है कि कवि का काम है एक जलते हुए शहर से रिपोर्ट भेजना। पूरा शहर जल रहा है। अब आप इस बिंब को देखिए, ये बिंब आपको हिंदी कविता में कहां मिला? पहले कबीर के, सब कुछ जल रहा है, ये उनका बहुत प्रिय बिंब है। उसके पहले कहां मिला? उसके पहले बुद्ध के, बुद्ध कहते हैं सब कुछ जल रहा है, पूरा अस्तित्व, पूरी सृष्टि, ये पूरा मेरा शरीर, सब कुछ जल रहा है, दग्ध है। तो एक बिंब चलते चलते कबीर से होते हुए, और पता नहीं कैसे ये जेगलिव हेरबेते तक पहुंचता है। ये कवि एक जलते हुए शहर से रिपोर्ट भेजता है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि जो समकालीन कवि है वो कुछ भले न करें, लेकिन रिपोर्ट तो भेज रहे हैं। ये घर, ये शहर, ये सब कुछ जल रहा है, इसको बचाओ।
जब तुम तक यह खबर पहुंचेगी कि इसको बचाना है तो तुम जरूर दौड़ोगे और बचाओगे इसको। तो ये काम प्रतिरोध के अलावा ये कविता करती है, पुकारती है आपको। मुक्तबोध की कविता भी करती है, नागार्जुन की भी करती है, पुकारती है। ये तेलुगु के श्री श्री की कविता भी करती है, नामदेव ढसाल की कविता भी करती है, चरवड्डाराजू की कविता भी करती है। तो ये आपको पुकारती है। और एक सवाल ये भी उठता है समकालीन हिंदी कविता के बारे में कि जब हम छायावाद की बात करते हैं तो छायावाद में ये माना जाता है कि छायावादी कवियों पर अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का असर है। और वो सही माना जाता है। रविंद्रनाथ का भी असर था, वो भी रोमांटिसिज्म के माध्यम से आया था। फिर नई कविता को देखते हैं, नई कविता प्रयोगवाद को, तो उस समय आधुनिकता का टीएसएल या टेजरापॉन वगैरह का असर था। अभी की कविता पर किसका असर है? ये बहुत खुशी की बात है कि पिछले 50 वर्ष की हिंदी कविता अंग्रेजी या अमेरिकी कविता से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। बाकी पढ़ना सबको है, जानना सबके बारे में है, कोई असर नहीं है। ये अपनी कविता है, अपने देश की मिट्टी से निकली हुई कविता है। लेकिन इस बीच हिंदी कविता ने अपने संपर्क दूसरे बनाए, पूर्वी यूरोप की कविता से, लातिन अमेरिकी कविता से, और इस बीच जितने अनुवाद हुए उतने पहले कभी नहीं हुए। सभी कवियों ने अनुवाद किए करीब। और अब तो ऐसे अनुवादक हैं जो सीधे फ्रांसीसी से, सीधे जर्मन से, सीधे स्पेनिश से अनुवाद करते हैं। ये भी एक समकालीन हिंदी कविता को समझने के लिए एक बड़ा सूत्र है कि अब इसका जो संपर्क है वो कई भाषाओं से, एशिया की भाषाओं से, इंडोनेशिया की भाषा से, श्रीलंका की भाषा से, चीन से, वियतनाम से, सबसे। और ये बहुत बड़ी घटना है। और समकालीन हिंदी कविता में क्या ये इसको समझने के लिए और क्या सोचें? एक तो बात जो शायद आपके मन में रहती होगी और सबके मन में रहती है, मैं वो 2-3 बातों का जिक्र करूंगा, उसके बाद कुछ और बातें करके मैं आप विश्राम लूंगा। आप भी सोचते होंगे कि जब हम हिंदी कविता आज की पढ़ते हैं तो 2-3 बातें ध्यान में आती हैं। पहली बात तो ये आती है कि ये पंक्तियां छोटी बड़ी क्यों होती हैं? कोई पंक्ति बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी बड़ी है, ऐसा क्यों होता है? और ये छंदोबद्ध क्यों नहीं? ये ठीक है, ये कविता छंदोबद्ध नहीं, छंद का आभास हो सकता है। कुछ कवि हैं जो छंदों में भी लिखते हैं, जैसे अष्टभुजा शुक्ल, जैसे दिनेश कुमार शुक्ल, जैसे दिनेश कुशवाहा, ये लोग छंदों में भी लिखते हैं, बहुत अच्छा अधिकार है इनको छंदों का। डॉक्टर विनय कुमार भी हैं, उनको भी छंदों पर अधिकार है, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन अधिकांश कविता गद्य में, ऐसा क्यों है? और इसका क्या अर्थ कि पंक्तियां छोटी बड़ी हैं, हम कैसे पढ़ें इसको? इसी के साथ लगी हुई दूसरी बात है कि विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही कम है, न के बराबर। ऐसा क्यों? आप कुछ कविताओं को ले लीजिए, आप जाके देखिए कमरे में, तो विराम चिन्हों के प्रयोग भी बहुत कम है पिछले 50 वर्षों की हिंदी कविता। ये दोनों बातें एक साथ होती हैं, क्यों? ये बहुत दिलचस्प है जानना। देखिए हुआ ये, और यहाँ पर हिंदी कविता पर विदेशी कविता का प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। हुआ ये 20वीं शताब्दी के शुरू में पश्चिम में इस कविता ने अपने को संगीत से अलग किया। पश्चिम में संगीत में स्वर लिपि बनती है। आप जो संगीत जानते होंगे वो जानते होंगे, स्वर लिपि पश्चिम में बनती है, हमारे यहाँ नहीं बनती।
अब बनना शुरू हुई, लेकिन पश्चिम में शुरू से स्वर लिपि बनती है। स्वर लिपि को अगर आप देखें संगीत पे, और एक कविता में जो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको ध्यान से देखें तो दोनों मिलकर जुड़ते हैं। ये विराम चिन्ह स्वर लिपियों की तरह लगते हैं, और इन विराम चिन्हों का प्रयोग संगीत की तरफ में ले जाता है। बोलने में जो संगीत होता है उस संगीत को पकड़ना और फिर संगीत की तरफ कविता को ले जाना, ये विराम चिन्हों का एक बड़ा काम है। विराम चिन्हों का एक दूसरा काम भी था, जैसे चीनी कविता के बारे में कहा जाता है कि वहां की जो कविता है उसका आधुनिकता की शुरुआत विराम कॉमा अर्धविराम के प्रयोग से शुरू हुई। आधुनिकता शुरू ही होती है विराम चिन्ह अर्धविराम से। अर्धविराम वहां नहीं था, हिंदी में भी नहीं। आप अगर देखें रामचरितमानस को तो 1 पाई या 2 पाई, 1 पाई मतलब आधा विराम, 2 पाई मतलब पूर्ण विराम। ये जिसे हम कॉमा कहते हैं अर्धविराम, वो नहीं था। तो ये जो विराम चिन्ह हैं ये स्वर लिपियों की तरफ ले जाते हैं, और इनका प्रयोग इसलिए होता है कि हम जो बोलते हैं उसको हूबहू कागज पर उतारा जा सके। समकालीन हिंदी कविता में कई बार जानकर, कई बार अनजाने में, कई बार एक परिपाटी के तहत विराम चिन्हों को छोड़ा। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं इस बात कि विराम चिन्हों का प्रयोग इसलिए जरूरी है ताकि हम बोलने के संगीत को, उसकी संपूर्ण त्वरा को, उसकी नाट्यता को व्यक्त कर सकें। तो ये एक दिक्कत समकालीन हिंदी कविता में विराम चिन्हों के न होने से होती है। लेकिन ज्यादा दिक्कत इससे होती है कि पंक्ति वहां खत्म होती है और फिर वाक्य चलता रहता है। तो ऐसा क्यों? इसको पढ़ने का एक आसान तरीका ये है कि आप पूरा वाक्य पढ़िए, पंक्ति जहां खत्म होती है वहां मत रुकिए, आप पूरा वाक्य पढ़ते जाइए और तब अर्थ खुल जाता है। लेकिन ऐसा किया क्यों नहीं? इसमें एक जो पद आता है वो है सांस की लय, ब्रेथ रिदम। इसका व्यवहार अमेरिकी कवि एलन गिन्सबर्ग ने ब्रेथ रिदम का किया। उनका कहना है कि कविता को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है ब्रेथ रिदम, कि जो मेरे बोलने की लय है आप उसी लय में उस कविता को पढ़िए, जैसा जिस लय में मैंने लिखा। और ये बोलने की लय आप देख रहे होंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कभी धीमा, कभी तेज, कभी बहुत आवाज ऊपर गई, कभी फिर नीचे गई, कभी गुस्सा में, कभी रोष में, कभी बहुत विलाप के स्वर में। तो ये अलग अलग रिदम होगी, अलग अलग लय होगी। और एक अच्छा कवि जानता है कि किस लय का व्यवहार कब किया जाए। जितने कवि लिख रहे हैं वो सब इस बात को जानते हैं, जरूरी नहीं। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा कि जानना जरूरी है कि ऐसा हुआ था। जो श्रेष्ठ कवि हैं वो जानते हैं कि हमें सांस की लय का कैसे व्यवहार करना चाहिए और विराम चिन्हों का भी व्यवहार कैसे करना चाहिए। लेकिन ये जो 2 घटनाएं घटी, ये पश्चिमी कविता के प्रभाव से, जाने अथवा अनजाने, जो 20वीं शताब्दी के शुरू में हुआ और जो सुररियलिज्म के आंदोलन से ज्यादा तेज हुआ। तो ये समकालीन हिंदी कविता के बारे में कुछ बातें हैं, उसके जो ऊपरी लक्षण है उसके बारे में। दिक्कत यह है कि किसी भी कविता के बारे में आम बात करना आसान तो है लेकिन बहुत उचित नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कोई एक कविता लें, उसको पढ़ें, उसका विश्लेषण करें और उसके आधार पर आप दूसरी कविताओं तक जाएं और तब एक अपना मत बनाएं। लेकिन विषय जो मुझे दिया गया और जिस पर मुझे बोलना था और मैंने कुछ कुछ कहा भी, वो था समकालीन हिंदी कविता, यानी पूरा। तो इसलिए मैंने कुछ लक्षण उसके गिनाए। अब इन लक्षणों के अलावा समकालीन हिंदी कविता में और क्या संभव है? अभी
दो तीन बड़े सवाल समकालीन हिंदी कविता को लेकर किए जाते हैं। पहला ये कि इसको कोई पढ़ता तो है नहीं, कितने लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि काफी लोग पढ़ते हैं। जितनी कविताओं की किताब आज छप रही है उतनी पहले कभी नहीं छपी। प्रकाशक कहते हैं नहीं बिकती, तो फिर क्यों छापते? इसका मतलब बिकती। निर्मल वर्मा कहते थे कि भाई, तो बड़े उपन्यासकार थे, उनको उपन्यास बिकते भी थे कि भाई हमको तो रॉयल्टी थोड़ी सी मिलती है और प्रकाशकों की गाड़ी हर साल छोटी से बड़ी होती जाती है, तो पैसे मिलते हैं। तो कविता की किताब लोगों तक पहुंचती है, लोग खरीदते हैं अगर उनका दाम कम हो। जैसे राजकमल पेपर बैग्स में जो कुछ किताबें, जैसे प्रतिनिधि कविताएं, वो सस्ती हैं, 60 रुपये 50 रुपये मिल जाती है। ऐसी अगर किताब मिले तो लोग खरीदेंगे। तो समकालीन हिंदी कविता की पहुंच पहले से ज्यादा बड़े वर्ग तक हुई। दूसरी बात इसके साथ ये हुई है कि अभी हिंदी के विभागों में समकालीन हिंदी कवियों पर, कविता पर शोध बहुत हो रहा है। इसके लिए मैं आपके विभाग को भी, आपको भी और सभी अपने अध्यापक बंधुओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हिंदी कविता को बचा के रखा। इतने शोध पहले नहीं होते थे। छायावाद या उत्तर छायावाद के काल में इतने शोध नहीं हुए, क्योंकि इतने विश्वविद्यालय नहीं थे, इतने विभाग नहीं थे हिंदी के। ये भी एक घटना है। मेरा मानना है कि हिंदी कविता का प्रसार हो रहा है, समकालीन हिंदी कविता। अब एक सवाल फिर होता है कि ये कविता बड़ी कविता नहीं है, ऐसा कई लोग कहते हैं, कुछ कवि लोग भी कहते हैं। ये तो आगे तय होगा इसमें से कितनी कविता टिकेगी। दिनकर जी ने अपने एक लेख में लिखा है कि अगर काल देवता के घर में मेरी एक दो पंक्ति भी रह गई तो मैं अपने को धन्य समझूं। तो जब दिनकर जैसे कवियों की यह हालत है तो बाकी को छोड़ दी। ये उनकी विनम्रता भी थी और एक समझ भी कि हर कविता अमर नहीं होती। वही कविता कल पढ़ी जाएगी जिसमें मार्क्स के शब्दों में ह्यूमन मोमेंट की सृष्टि की गई है, मानव क्षण। बिना इस मानव क्षण के न तो शेक्सपियर आज पढ़े जाते, न टॉल्स्टॉय, न होमर, न महाभारत। ये मानव क्षण जो सबके लिए है, जो आज सुन रहे हैं मेरी बात उनके लिए भी, जो कल होंगे उनके लिए भी, जो आज से 500 साल के बाद होंगे उनके लिए। तो ये समकालीन हिंदी कविता ये काम कर रही है या नहीं, ये तो आज से 50 साल 100 साल के बाद पता चलेगा। अगर नहीं कर रही है, निराला ने एक अद्भुत बात कही थी, उनके समय भी ये बात चलती थी। उन्होंने कहा कि अगर समय की धारा में बहुत सारे दीप आगे नहीं जा सके तो केवल इसलिए कि उन दीपों में घृत का अभाव। घी कम होगा तो बाकी बुझ जाएगी। अब ये घी क्या है? ये प्रतिभा भी है, साधना भी है, अति व्यवसाय भी। प्रतिभा जो नैसर्गिक होती है, जिसे बढ़ाना पड़ता है पढ़ करके, सोच करके, और साधना द्वारा। तो ये समकालीन कवि जो, जिनमें कई तो बिल्कुल अभी नए हैं, ये आगे कितनी साधना करेंगे, उनका व्यवसाय क्या होगा, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन अभी जो समकालीन हिंदी कविता है उसका इतना भरा पूरा जीवन है, इतना भरा पूरा ये बगीचा है। बगीचा क्यों? ये तो पूरा का पूरा अरण्य है, बहुत ही बड़ा समुद्र। और ये कविता निश्चित रूप से मेरी समझ से काफी आगे जाने वाली है। बाद में जो भी कविता आ रही है वो पीछे की कविता से सीखते हुए आ रही है,
इसलिए ये आगे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।